प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। मैं के आर मीना से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय दौसा। हमारा आज का टॉपिक है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे मनुज कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस एंड दंडिटी। दंड और न्याय पर मनु के विचार। मनु के विभिन्न राजनीतिक जो विचार हैं उसमें ये भी एक विचार दिया गया है कि मनु की थ्योरी जस्टिस सिस्टम के ऊपर क्या है। देखिए, मनु ने न्याय व्यवस्था के लिए व्यवहार शब्द का प्रयोग किया है। मनु के अनुसार मनुष्य समाज में देवीय और आसुरी प्रवृत्तियों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता है और ये संघर्ष तब प्रारंभ होता है जब आसुरी प्रवृत्तियां अनियंत्रित हो जाती है। अतः मनु का न्याय से अभिप्राय प्रशासन के उस व्यवहार से है जिसके अंतर्गत प्रशासन आसुरी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए आसुरी प्रवृत्ति वाले प्राणियों को पहचानने, उनके अपराध को मापने और उसके पश्चात उन्हें दंडित करने का कार्य करता है। प्रशासन के इस व्यवहार को मनु ने न्याय कहा है। देखिए, न्यायपालिका तथा मनु की न्यायिक प्रक्रिया क्या थी। मनु ने न्यायपालिका तथा न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत विचार प्रस्तुत किए हैं जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले न्यायालयों का गठन करता हो। मनु ने विभिन्न विषयों के लिए अलग अलग न्यायालयों के गठन का संकेत दिया है, जैसे धर्मसभा, सौम्य धर्मसभा, जनपद न्यायालय, गण न्यायालय, जाति न्यायालय और कुल न्यायालय। देखिए, धर्मसभा है सबसे पहला कि मनु ये कहते हैं कि धर्मसभा न्याय व्यवस्था के शीर्ष स्थल पर थी और इसका जो प्रधान था वो न्यायाधीश वो स्वयं राजा होता था और तथा उसकी सहायता के लिए पुरोहित तथा अन्य विद्वान तथा न्यायाधीश होते थे। सौम्य धर्मसभा मनुस्मृति के अनुसार धर्मसभा के अधीन एक और धर्मसभा थी जिसे सौम्य धर्मसभा कहा जाता था। इस न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में वेदों और मंत्रों के ज्ञाता 3 ब्राह्मण तथा एक राजा द्वारा नियुक्त विद्वान होता था। इस न्यायालय में विवादग्रस्त विषय से संबंधित समस्त जो पहलू थे उनका चिंतन मनन किया जाता था और फिर निर्णय दिया जाता था। इसके बाद मनु ने अधीनस्थ न्यायालय बताए। इस सब में धर्मसभा के अतिरिक्त उसके जो अधीन स्थानीय क्षेत्र में अधीनस्थ न्यायालयों की व्यवस्था का प्रावधान था। जनपदों के अंतर्गत जनपद न्यायालय थे और उसके अधीन गण न्यायालय, जाति न्यायालय तथा कुल न्यायालय की भी सत्ता थी। मनु की जो न्याय प्रशासन की विशेषता थी उसके कुछ बिंदु इस तरीके से थे जो विधि द्वारा नियंत्रित। स्मृति काल में राजा की सभा को सर्वोच्च न्याय का पद मिल गया था और राजा धर्म सभा में उपस्थित होता था और न्याय संबंधी सलाह के लिए उसके पास पुरोहित तथा अन्य मंत्री भी होते थे और राजा को न्याय की व्यवस्था करनी होती थी तो राजा न्यायिक प्रशासन का नेतृत्व करता था। उस समय में इस तरीके की व्यवस्था निहित थी या प्रचलित थी।
उस समय न्याय का जो स्वरूप था वो सामाजिक परंपराओं और टीकाओं पर आधारित था। उत्तरदायी तथा निष्पक्ष। देखिए, मनु कि न्यायिक प्रशासन में यदि किसी प्रकार की अव्यवस्था होती थी तो उसका दायित्व राजा का था। मनु ने निरपराध व्यक्तियों को दंड देने पर राजा को नरक देने की बात कही है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मनुस्मृति में इस बात पर अत्यधिक जोर दिया गया है कि जो अपराधी व्यक्ति है उसको दंड अवश्य मिलना चाहिए और निरपराध को दंड देना पाप कार्य है। और साथ ही मनु ने यह भी कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और तटस्थ होकर न्याय कार्य करना चाहिए। इसी में राज्य की एकता और अखंडता सुरक्षित रह सकती है। राजा की सीमित न्यायिक शक्ति। देखिए, मनुस्मृति में यद्यपि राजा को न्यायिक शक्ति का अंतिम अधिकारी तो व्यक्त किया गया है, तथापि मनु ने कहा कि निष्पक्ष ब्राह्मण, मंत्री और पुरोहित को राजा के साथ न्याय कार्य में होना अनिवार्य माना है, ताकि कोई भी अगर संदेह हो तो राजा इनसे परामर्श कर सकता है। अर्थात मनु ने विवेक और धर्मशास्त्र के ऊपर अत्यधिक जोर दिया है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। थ्योरी ऑफ सेपरेशंस ऑफ पावर एंड थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज। मनुस्मृति में यद्यपि शक्ति पृथक्करण संबंधी कोई चर्चा तो नहीं है, लेकिन इस प्रकार का शक्ति पृथक्करण उस समय संभव था, जैसा कि मॉन्टेस्क्यू ने बाद में स्पष्ट किया था। लेकिन यदि गहन दृष्टि से देखा जाए तो मनुस्मृति की विवेचन पर शक्ति पृथक्करण दिखाई देता है। कानूनों का निर्धारण तथा कानूनों का निर्माण धर्म तथा सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं की आधिकारिक संस्थाओं के हाथ में था और पुरोहित उनका प्रधान था। और राजा के पास कानून निर्माण की वास्तविक शक्ति नहीं थी, बल्कि नाम मात्र की शक्ति थी। इस प्रकार न्यायपालिका भी राजा के नियंत्रण से मुक्त थी। यद्यपि न्यायपालिका की समस्त कार्रवाई राजा के नाम से होती थी, तथापि न्याय संबंधी कोई भी कार्य राजा, न्यायाधीश, अन्य ब्राह्मण तथा पुरोहित से सलाह करके ही करता था। इस प्रकार मनु की जो न्याय व्यवस्था है वो शक्ति पृथक्करण पर आधारित है। धर्म से प्रभावित। देखिए, मनुस्मृति में जो वर्णित न्याय व्यवस्था स्पष्ट रूप से धर्म से अत्यधिक प्रभावित है। मनु के शब्दों में न्याय ही एकमात्र ऐसा मित्र है जो मृत्यु के पश्चात भी मनुष्य का साथ देता है। डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि सभा के सदस्य धर्म या कानून के अनुसार अपनी सम्मति देने के लिए बाध्य होते थे। न्यायाधीश या पुरोहित कुछ नहीं बोलता था या धर्म की विरुद्ध संपत्ति देता था तो नीति भ्रष्ट समझा जाता था। मनु की न्यायिक प्रक्रिया। देखिए, मनु ने मनुस्मृति में स्पष्ट किया है कि न्यायालय में न्यायाधीशों को सुंदर वस्त्र और अलंकारों को पहनकर ही अपना आसन ग्रहण करना चाहिए। उनको आने के तुरंत बाद लोकपालों को प्रणाम करना चाहिए तथा वादी, प्रतिवादी और गवाह के प्रति न्याय अधिकारियों को शिष्ट व्यवहार करना चाहिए। वादी तथा प्रतिवादी। देखिए, जब न्यायालय में वादी द्वारा कोई याचिका प्रस्तुत की जाए तो पहले न्यायाधीश इस बात पर चिंतन करेंगे कि याचिका न्याय योग्य है या नहीं, और यदि वो न्याय योग्य मानेंगे तो उसे स्वीकार कर लेंगे और स्वीकार हो जाने पर उस पर विचार करने के लिए एक तिथि निश्चित कर दी जाएगी, जिसकी सूचना वादी को, प्रतिवादी और साक्षियों को दे दी जाएगी। साक्षी तथा साक्षी को साक्ष्य गवाही देने से पूर्व शपथ लेनी पड़ती थी
तथा न्यायिक अधिकारियों द्वारा सत्य और असत्य का अंतर, स्वर्ग और नरक के परिणामों के अनंतर कराया जाता था और साक्षी को सत्य बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। साक्ष्यों को मनु ने दो भागों में बांटा है, मानव साक्ष्य और दिव्य साक्ष्य। मानव साक्ष्यों को भी फिर तीन भागों में विभाजित किया, लेख, साक्षी और उपभोग अधिकार। दिव्य साक्ष्य मनु का अभिप्राय स्वर्ग और नरक का भय दिखाकर, जल हाथ में लेकर या अग्नि हाथ में लेकर गवाही देना आदि प्रक्रियाओं से। मनु के अनुसार जो असत्य साक्ष्य देता है उसे दंडित किया जाना चाहिए। उसके साथ ही मनु ने किसी निर्णय के संबंध में पुनर्विचार हेतु राजा के पास पुनर्विचार की याचिका प्रस्तुत करने की व्यवस्था भी की है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में एक सुव्यवस्थित न्यायिक व्यवस्था विद्यमान थी और न्याय करते उसमें निश्चित कार्यविधि का अनुसरण किया गया था। अब आता है मनु की दंड नीति। मनु ने दंड व्यवस्था के बारे में भी व्यापक रूप से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और मनुस्मृति में इस दंड नीति को भी प्रमुख स्थान दिया है। दंड की अवधारणा देखिए, दंड शब्द का सामान्य अर्थ है सजा, किंतु मनु ने इसके तीन विशिष्ट अर्थ बताए। राज्य की सर्वोच्च शक्ति अर्थात संप्रभुता, सेना और अपराधी को दिया जाने वाला दंड। सबसे पहले राज्य की सर्वोच्च शक्ति, जिसको अर्थात उसको संप्रभुता के नाम से भी हम जानते हैं, कि प्रभु ने पहले दंड की उत्पत्ति की तथा फिर राजा की उत्पत्ति कर उसे दंड शक्ति सौंपी। इस प्रकार दंड को राजा, प्रजा रक्षक और धर्म संस्थापक आदि के रूप कहा जाता है। सेना, राजा अपनी दंड शक्ति द्वारा, अपनी सैन्य शक्ति द्वारा शत्रु राजाओं को जीतकर अपने राज्य का विस्तार करता है तथा बाहरी आक्रमण से राज्य की रक्षा करता है। इस प्रकार दंड का अर्थ सेना के रूप में किया जाता है। अपराधी को दी जाने वाली सजा। तीसरा जो अर्थ है, दंड अपराधी को दी जाने वाली सजा को कहते हैं। यहाँ पर दंड समाज में शांति, व्यवस्था एवं मर्यादा बनाए रखने का साधन है। मुख्य रूप से दंड का अर्थ इसी रूप में लिया जाता है। इस प्रकार दंड देश में शांति, व्यवस्था और मर्यादा बनाए रखने का कार्य करता है। दंड का स्वरूप देखिए, मनुस्मृति में मनु ने दंड के संबंध में लिखा है कि मनुष्य की आसुरी प्रवृत्तियों के दमन के लिए दंड का होना आवश्यक है। नहीं तो आसुरी प्रवृत्तियां समाज में अराजकता उत्पन्न कर देगी। इस प्रकार राजा की शक्ति का उद्देश्य शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि पुनः धर्म की स्थापना करना है। मनु ने कहा कि राजा के लिए ईश्वर ने सभी प्राणियों की रक्षा करने वाले धर्म स्वरूप ब्रह्म तेज से समन्वित दंड की सृष्टि की है। दंड के संबंध में मनु ने कहा है, वह दंड ही राजा है, वह दंड ही पुरुष है, वह दंड ही नेता है, वह दंड ही शासक है और वह दंड ही चारों आश्रमों के धर्म का प्रतिभूत है। मनु ने मनुस्मृति के 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा है कि दंड ही सब प्रजाओं पर शासन करता है और दंड ही सब प्रजाओं की रक्षा करता है। दंड सबके सोते रहने पर भी जागता है, इसलिए विद्वान लोग दंड को धर्म कहते हैं। दंड नीति के संबंध में मनुस्मृति के विचार। मनु ने मनुस्मृति में लिखा है कि संसार में दंड से नियंत्रित होकर ही व्यक्ति सन्मार्ग पर लगता है। अर्थात राजा देश, काल, शक्ति और विद्या का अच्छी तरह से विचार करके अन्याय का व्यवहार करने वाले लोगों में उस दंड का यथायोग्य प्रयोग करता है।
मनु ने आगे कहा कि अच्छी तरह से विचार करके धारण किया गया दंड सभी प्रजाओं को प्रसन्न करता है। साथ ही मनु ने दंड के प्रवर्तक राजा के गुण और अवगुण के बारे में भी विचार किया है और कहा कि दंड के प्रवर्तक राजा को सत्यवादी विचार करके कार्य करने वाला, बुद्धिमान, धर्मार्थ और काम का वेता होना चाहिए। दंड का उचित प्रयोग न करने वाला राजा प्राय विषाभिलाषी, क्रोधी एवं नीच स्वभाव का होता है और जो राजा दंड का न्यायपूर्वक प्रयोग करता है वह धर्म, अर्थ और काम से समृद्ध होता है। मनुस्मृति में न्याय दंड के प्रयोग के लाभ के बारे में मनु ने कहा कि राजा द्वारा दंड का न्यायपूर्ण प्रयोग करना चाहिए। इससे राज्य में सुव्यवस्था बनी रहती है। राज्य धर्म, अर्थ, काम से समृद्ध होता है तथा संपूर्ण संसार देव, दानव, गंधर्व, राक्षस, पक्षी, सर्प आदि सभी भोग के लिए समर्थ हो पाते हैं। मनु ने दंड का वर्गीकरण 4 भागों में किया है। अपराधियों को दंडित करने के लिए 4 प्रकार के दंड निर्धारित किए हैं। वाक्दंड, दिग्दंड, अर्थदंड और कायदंड। देखिए, वाक्दंड वाक्दंड के अंतर्गत अपराधी को न्याय सभा में मात्र समझाया बुझाया जाता है तथा उससे भविष्य में अच्छा आचरण करने का वायदा लिया जाता है। दिग्दंड इसके अंतर्गत अपराधी को न्याय सभा में अपमानित किया जाता है, उसे भविष्य में अच्छा आचरण करने की चेतावनी दी जाती है। अर्थदंड इसके अंतर्गत अपराधी पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है और ये जुर्माना अपराध के अनुसार कम या ज्यादा भी हो सकता है। गंभीर अपराध होने पर अपराधी की समस्त संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। कायदंड दंड का अंतिम प्रकार कायदंड है। इसको शरीर दंड कहा जाता है। इसमें अपराध की को गंभीरता के अनुसार कोड़े लगाना, सिर मुड़ाना, काला मुंह करना, शरीर के अंग को दागना, अंगों को काटना, बंदी बनाना तथा मृत्यु दंड जैसे दिए जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दंड व्यवस्था द्वारा राज्य में शांति व्यवस्था और मर्यादा बनाए रखी जा सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मनु का दंड और न्याय संबंधी जो टॉपिक था हमारा वो कंप्लीट हुआ।